हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, हर एग्जाम में ये काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Question 1. IRNSS-1F, India's NAV-IC navigation satellite, whose atomic clock stopped on 13th March 2026, was launched in which year? NAV-IC मतलब हुआ नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ये इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम है जो कि इंडिया को कवर करता है और साथ ही साथ 1500 किलोमीटर्स बियॉन्ड बॉर्डर को भी कवर करता है। इसमें एक अल्ट्रा प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक लगा हुआ है जो कि टाइम कीपिंग करता है, और अगर एक भी नैनो सेकेंड इधर उधर होगा तो काफ़ी ज़्यादा पोजिशनिंग इनएक्यूरेसीज आ जाएगी। तो इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और ये 6 सैटेलाइट था जो कि नैव आईसी कॉन्स्टलेशन से लॉन्च हुआ था। अब इसके खराब होने से जो नैव आईसी का जो मिनिमम ऑपरेशनल थ्रेशोल्ड है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। अब इसको इस ट्रिक से याद रखिए, IRNSS-1F is equal to failure on 13th March 2026, 10 years of सर्विस, मतलब 10 साल के सर्विस के बाद ये खराब हो गया। तो अभी करंटली इसमें 3 ही सैटेलाइट्स बचे हुए हैं जो कि ऑपरेशनल है, इसीलिए जो पोजिशनिंग एक्यूरेसी है वो अब सही नहीं आएगी और मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 4 सैटेलाइट्स का। और नैव आईसी किस कारण से बॉर्न हुआ था? क्योंकि 1999 कारगिल वॉर में यूएस ने अपना जीपीएस डेटा देने से इंडिया को मना कर दिया था। Question 2. ISRO and AIIMS New Delhi signed a MOU in March 2026 for cooperation in space medicine. This is primarily aimed at supporting which upcoming ISRO mission? स्पेस मेडिसिन मतलब हुआ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विथ हेल्थ चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जैसे माइक्रोग्रेविटी, इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, मसल एंथ्रोफी, बोन लॉस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो कि नॉर्मली स्पेस इन्वायरमेंट में होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगायान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। गंगायान इंडिया का पहला स्पेस फ्लाइट मिशन है जो कि ह्यूमंस के लिए है, और इसका मेन एम है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में सेंड करना। और इसका सिग्निफिकेंस है कि ये फर्स्ट सिस्टमैटिक स्पेस मेडिसिन R&D प्रोग्राम है जो कि इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है। और MOU साइन किया गया था दिनेश कुमार सिंह इसरो के और डॉक्टर श्रीनिवास M एम्स के इन प्रेजेंस ऑफ वी नारायणा जो कि इसरो के चेयरमैन है। अब इसको इस ट्रिक से याद रखिए, इसरो प्लस एम्स इज इक्वल टू स्पेस प्लस हेल्थ। गंगायान नीड्स अ डॉक्टर इन स्पेस। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। फोकस एरिया है इसका स्पेस मेडिसिन रिसर्च, मेडिकल डिवाइसेस, प्रोसीजर्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस। टारगेट मिशन है गंगायान, फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और क्रूड लूनर मिशंस। चैलेंजेस जो फेस करेंगे वो होगा माइक्रोग्रेविटी, कॉज ऑफ बोन लॉस, फ्लूइड शिफ्ट, विजन इम्पेयरमेंट और इम्यून से रिलेटेड चैलेंजेस। क्वेश्चन 3. India and Finland elevated bilateral ties to a strategic partnership in March 2026 during Finnish President Alexander Stubb's visit. Which new technology alliance was launched between the two countries? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ बायलैटरल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। इंडिया का कुछ ही कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जैसे कि यूएसए, रशिया, फ्रांस और अब फिनलैंड। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत 6G अलायंस विथ यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू जो कि फिनलैंड में है। 6G जो टेक्नोलॉजी है वो मोबाइल कनेक्टिविटी का है जो कि 5G के बाद आता है, और फिनलैंड इसका ग्लोबल लीडर है। जो फोकस एरियाज रहेंगे वो रहेंगे AI, 6G, क्लीन एनर्जी, बायोफ्यूल्स, सर्कुलर इकोनॉमी और डिजिटलाइजेशन पे। और इसको इस ट्रिक से याद रखिए, फिनलैंड जो कि नोकिया का कंट्री है, ऑरिजिनेटिंग ग्लोबल लीडर है 6G में, और इंडिया और फिनलैंड ने 6G पार्टनरशिप किया है फ्यूचर के लिए। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। अदर जो एग्रीमेंट्स हुए थे वो हुए थे माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम जो 2026 होने वाला है वो इंडिया और फिनलैंड साथ मिलकर होस्ट करेगा। Question 4. International Solar Alliance ISA celebrated its 10th foundation day on 11th March 2026. ISA was jointly launched by India and which another country during COP21 in 2015. इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है एक ट्रीटी है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें कि सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाता है, और एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है। और COP21 21st कॉन्फ्रेंस था UNFCCC का जो कि पेरिस में हेल्ड किया था नवंबर-दिसंबर 2015 में, जिसमें कि पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। और इसका जो वेन्यू था वो पेरिस में था, इससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, फ्रांस का जो कि कैपिटल है। और इसको इस ट्रिक से याद रखिए, ISA, I फॉर इंडिया, S फॉर सियोल जो कि फ्रेंच में सन होता है, प्लस A फॉर अलायंस। सो ISA हो गया इंडिया फ्रांस विच इज इक्वल टू सोलर अलायंस। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम हरियाणा में, मेंबर्स हैं 120 प्लस कंट्रीज,
10th फाउंडेशन डे था, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन स्टार्टअप इकोसिस्टम पे फोकस किया गया था, और 1000 स्ट्रेटजी पे जो कि है 1000 गीगावाट सोलर बाय 2030 फॉर ISA मेंबर्स। क्वेश्चन 5, योगा महोत्सव 2026 launched on 13th March 2026 at Vigyan Bhavan, New Delhi marks the 100-day countdown to which edition of International Yoga Day? सही आंसर है ऑप्शन सी, 12th एडिशन। इंटरनेशनल योगा डे है जो हर साल 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसको इस ट्रिक से याद रखिए, IDY इंटरनेशनल डे ऑफ योगा फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2015 और अभी है 2026, सो दैट्स व्हाई इट्स 12th एडिशन। वेन्यू जो है इसका विज्ञान भवन था न्यू दिल्ली में, और इसके ऑर्गेनाइजर थे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था उसमें 10 योगा प्रोटोकॉल्स फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, योगा फॉर एयर ट्रैवल प्रोटोकॉल, और योगा 365 कैंपेन जो है वो है फ्री डेली ऑनलाइन योगा सेशंस वाया MDNIY प्लस हाबिल्ट कोलैबोरेशन, और कैंपेन का जो स्केल है वो है 100 ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग योगा इन 100 सिटीज। Question 6. Gharial threatened by illegal sand mining is found in the National Chambal Sanctuary. The Chambal River flows through which three states? घड़ियाल जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट क्रोकोडाइल भी है ये, और नेशनल चंबल सेंचुरी जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया है लॉन्ग द चंबल रिवर, और वन ऑफ द फ्यू एरियाज है जहाँ पे घड़ियाल के अभी भी हैबिटाट्स हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, MP, राजस्थान और यूपी। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया था इस इलीगल सैंड माइनिंग के अगेंस्ट में। अब इसको इस ट्रिक से याद रखिए, चंबल क्रॉसिंग 3 स्टेट्स, MRU मध्य प्रदेश, R फॉर राजस्थान एंड U फॉर यूपी। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। घड़ियाल को स्टेटस मिला है IUCN क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और थ्रेट है क्योंकि इलीगल माइनिंग यहाँ पे काफी ज्यादा हो रही है, जिससे कि ऑलरेडी ये काफी इंडेंजर्ड स्पीसीज है और इसके एक्सटेंशन होने का डर है। Question 7. Kharg Island, which became a major geopolitical flashpoint during the West Asia conflict, is significant because approximately what percentage of Iran's oil exports are shipped through its terminal? खर्ग आइलैंड ईरान का मेन ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। ये 25 किलोमीटर ईरान के कोस्ट से लोकेटेड है, और ईरान का 90% ऑफ क्रूड एक्सपोर्ट्स यहीं से होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 90%। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यूएस, इसराइल, मिडिल ईस्ट कंट्रीज और ईरान का, इसके कारण ग्लोबल ऑयल सप्लाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ऑलमोस्ट ब्लॉक्ड है, और इसके कारण जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो डबल हो गई है 3 महीने। इसको इस ट्रिक से याद रखिए, खर्क इज इक्वल टू 90% ऑफ ईरान ऑयल, या फिर आप ऐसा सोचिए, इट इज़ द की ऑयल हब ऑफ ईरान। कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। डिफरेंट कंट्रीज लाइक कतर, कुवैत, बहरीन ने फोर्स मजायर को इन्वोक कर दिया है। इसका मतलब है कि वो अब अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं या जो भी एग्रीमेंट्स उन्होंने बनाए होंगे डिफरेंट कंट्रीज के साथ ऑयल सप्लाई का, वो अब उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का 50% ऑफ क्रूड ऑयल है जो कि वेस्ट एशिया से आता है, और अभी अभी इंडिया के 2 शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने के लिए ईरान ने अलाउ किया है। क्वेश्चन 8. एक्सरसाइज सागर कवच, a coastal security drill conducted on 12th 13th March 2026 along the Malabar coast covered which two coastal areas? सागर कवच मतलब सागर हो गया ओशन, और कवच हो गया शील्ड। तो ये एक पीरियोडिक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड करती है अपने कोस्ट लाइन के अलोंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरला एंड माहे, जो कि पौंडीचेरी में है। और इस एक्सरसाइज को कहा जाता है मल्टी एजेंसी कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल। अब इसको इस ट्रिक से याद रखिए, सागर कवच मतलब सी शील्ड, केरला प्लस माहे इज इक्वल टू कवच ऑन मालाबार कोस्ट। अब कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं मल्टी एजेंसी, वो हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, कोस्टल पुलिस और लोकल पुलिस। ऑब्जेक्टिव्स है कोस्टल सिक्योरिटी, एंटी स्मगलिंग और प्रोटेक्शन ऑफ फिशरमैन। और मालाबार कोस्ट जो है वो साउथ वेस्टर्न कोस्ट लाइन है इंडिया का, जो कि स्ट्रेच करता है केरला से होते हुए कर्नाटका और गोवा तक। Question 9. Vera Muthu, who was awarded the 60th Janpith Award for 2025, is celebrated writer in which Indian language? जनपथ अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है। इसको 1961 में स्टार्ट किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिल। वेरामुथु जो है एक रिनोन्ड तमिल लिरिसिस्ट हैं और साथ में पोएट भी हैं, और ये थर्ड तमिल राइटर हैं जिनको ये जनपथ अवार्ड मिला है 60th एडिशन में। इसको आप इस ट्रिक से याद रखिए, वेरामुथु। तो वेरा मतलब होता है तमिल में डायमंड, और ये जो अवार्ड भी है वो एक
काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, तो इसको आप ऐसा समझिए इज इक्वल टू डायमंड क्वालिटी अवार्ड। सो वैरामुथु जो कि तमिलनाडु के डायमंड है, उनको डायमंड क्वालिटी अवार्ड मिला, जो कि है जनपित अवार्ड। कुछ कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जो प्राइज मनी है वो है 11 लाख प्लस सरस्वती स्टैचू। फर्स्ट रिसिपेंट इसके थे 1965 में जी संकारा कुरूप, जिनको मलयालम के लिए मिला था। और जो फर्स्ट इंग्लिश रिसिपेंट थे वो थे अमिताभ घोष। Question 10. Election Commission of India announced assembly elections in March 2026 across 4 states and 1 union territory. Which of the following is not among the states union territory where elections were announced? सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात, क्योंकि जो अनाउंसमेंट हुआ था 4 स्टेट्स में वो है असम, केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। और जो यूनियन टेरिटरी है वो है पुडुचेरी। अनाउंसमेंट हुआ था 16 मार्च 2026 को। और इन सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स कर दिया गया है। और पुडुचेरी जो है वो सिर्फ एकमात्र यूनियन टेरिटरी है पांचों में जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। और सिग्निफिकेंस इस पूरे अनाउंसमेंट का ये है कि ये 2026 का लार्जेस्ट मल्टी स्टेट इलेक्शन राउंड होने वाला है।
Noida International Airport was inaugurated by PM Modi on 28th March 2026. In which state is it located? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नोएडा एयरपोर्ट जो है ये जेवर में सिचुएटेड है और इनॉग्रेशन किया गया है अभी फेज 1 का इसका। इसे ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी कंपनी ने बनाया है अंडर पीपीपी मॉडल, जो कि होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें कि गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड करेगी और ज्यूरिक एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेशन इस पे रन करेगा। सिग्निफिकेंस है कि फेज 1 में 12 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर को ये हैंडल करेगा। और इसको इस ट्रिक से याद रखिए, जेवर जो कि नोएडा के पास है, इंडिया न्यूएस्ट मेगा एयरपोर्ट है। फेज 1 में टोटल 29,560 करोड़ रुपए लगे हैं और उत्तर प्रदेश का ये 4th इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आगरा, वाराणसी, लखनऊ और नेक्स्ट जेवर। पीएम नरेंद्र मोदी सरपास्ड which leader to become India's longest serving head of elected government? सही आंसर है ऑप्शन डी, पवन कुमार चामलिंग। पीएम मोदी गुजरात के सीएम भी थे और फिर बाद में पीएम भी बने। टोटल 8,931 दिन और लगभग 25 साल का लीडरशिप का एक्सपीरियंस। 2001 से 2014 तक गुजरात के सीएम, फिर 2014 से लेके अभी तक इंडिया के पीएम। और इसको स्ट्रिक्ट से याद रखिए, चामलिंग जो कि चीफ मिनिस्टर थे सिक्किम के 25 साल तक। मोदी बीट्स चामलिंग, तो चाम को आप चैंप ऐसा समझिए। मोदी इज नाउ द न्यू चैंपियन। और ये जो पवन कुमार चामलिंग है, इनको आम आदमी का नेता भी कहा जाता था। ये 1994 से लेकर 2019 तक लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड रह चुके हैं। और इस सबसे ये दर्शाता है कि इंडियन गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है और लोगों का पॉपुलर मैंडेट है और लोग पसंद करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2026 रैंक्ड विच कंट्री एट नंबर 1 एंड पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स एक एनुअल IEP रिपोर्ट है जिसमें कि टेररिज्म इम्पैक्ट को मेजर किया जाता है 163 कंट्रीज में फ्रॉम स्केल ऑफ 0 to 10। IEP है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है सिडनी बेस्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान, और ऑर्गेनाइजेशन है IEP। और इंडिया का रैंक यहाँ पे है 14th, जो कि पिछले साल से इम्प्रूव हुआ है। और इसको इस ट्रिक से याद रखिए, पाकिस्तान टॉप्स द टेरर मीटर। William Dalrymple won the 2026 Mark Linston History Prize for which book? मार्क लिस्टन हिस्ट्री प्राइज एक काफी प्रेस्टिजियस यूएस हिस्ट्री बुक अवार्ड है जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। इसका सही आंसर है डी, द गोल्डन रोड। ये बुक हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड को दर्शाता है और कैसे इंडिया ने कल्चर ट्रेड को साउथ ईस्ट एशिया से और बियॉन्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कैसे स्प्रेड किया उसको दिखाता है। इसको इस ट्रिक से याद रखिए, गोल्डन रोड। इंडिया गेव द वर्ल्ड गोल्ड इन कल्चर, ट्रेड, रिलीजन, या फिर आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया वाज अवॉर्डेड होस्टिंग राइट्स फॉर वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 इन विच सिटी? सही आंसर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप बाई एनुअल चैंपियनशिप है, मतलब हर 2 साल पे होता है और ये सेपरेट है आउटडोर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से। होस्ट कंट्री है भुवनेश्वर, जो कि 22nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप को होल्ड करेगा और इंडिया में पहली बार होस्ट किया जा रहा है और 4th एशियन नेशन है होस्ट करने के लिए। अप्रूव किया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल के द्वारा। और सिग्निफिकेंस है कि भुवनेश्वर जो है एक इंडिया का स्पोर्ट्स कैपिटल बन चुका है। और इसी ट्रिक से आप इसको याद भी कर सकते हैं क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था और अब इंडोर एथलेटिक्स 2028 होने वाला है। और गवर्निंग बॉडी जो इसकी वर्ल्ड एथलेटिक्स है उसको फॉर्मली IAAF कहा जाता है और उनका हेडक्वार्टर्स है मोनाको में। Assam Rifles celebrated 191 Raising Day on 24th March 2026, originally raised in which year and headquarters in which city? सही आंसर है C, 1835 in शिलोंग। 1835 में इसे कैचर लेवी भी कहा जाता था और ये ओल्डेस्ट CAPF है इंडिया का और सिर्फ एकमात्र ऐसा हेडक्वार्टर्स है जो कि आउटसाइड दिल्ली है। कंट्रोल किया जाता है इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा और निकनेम है सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जो कि क्रिटिकल है बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। अब इसको स्ट्रिक्ट से याद रखिए, 1835 जो कि काफ़ी पुराना है, इसलिए ये एक तो सबसे पहले काफ़ी ओल्डेस्ट है और स्पेशल है क्योंकि ओनली वन हेडक्वार्टर्स विच इज आउटसाइड ऑफ न्यू दिल्ली, सो ओल्डेस्ट प्लस यूनिक। Hudsonian Godwit proposed for the CMS protection. Its population declined by approx how much in 4 decades? CMS है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जो यूनाइटेड नेशन के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में आता है और प्रोटेक्ट करता है माइग्रेटरी वाइल्ड लाइफ अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स।
और इसका सही आंसर है 95%। पिछले 4 दशकों में 95% इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और ये जो बर्ड्स हैं ये ब्रीड करते हैं आर्टिक में और विंटर्स में जाते हैं पटागोनिया, और ये वर्ल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माइग्रेशंस है। कन्वेंशन की बात करें तो सीएमएस को बॉर्न कन्वेंशन भी कहा जाता है, और इसको स्ट्रिक्ट से याद रखिए। हुडसन जो शोर बर्ड है takes one of the world longest migratory routes, Arctic to Patagonia, now in endangered, 95% decline. So approx 9 out of 10 are gone. Globe Network 12th Steering Committee meeting hosted by India in Delhi. It combats which issues? सही आंसर है ऑप्शन सी, करप्शन। ग्लोब नेटवर्क है ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑन एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट, जो कि क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशंस भी करती है और एसेट रिकवरी का भी काम करती है। तो इंडिया में इसका फोकस है क्रॉस बॉर्डर इलिसिट फाइनेंस एंड एसेट रिकवरी। और अभी जो मीटिंग हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी मार्च 2026 को, और इंडिया की तरफ से सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टिव ईडी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका सेक्रेटरीट जो है वो वियना में लोकेटेड है। इसको स्ट्रिक्ट से याद रखिए। ग्लोब जो कि ग्लोबल लॉ है अगेंस्ट करप्शन, G20 में इस जन्मा था, और इंडिया की तरफ से सीबीआई और ईडी जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट है वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया ने अभी तक 5.6 बिलियन डॉलर्स का रिकवरी किया है। India ranked at which position in the World Air Quality Report 2025, which was released this month among most polluted countries? सही आंसर है डी, 6th। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश होता है हर एक साल IQ एयर के द्वारा, जो कि एक स्विस एयर क्वालिटी टेक कंपनी है। इंडिया का यहाँ रैंक 6th आया है, जो कि पिछले साल से इम्प्रूव हुआ है। और मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है पाकिस्तान, फॉलोड बाय बांग्लादेश, और दिल्ली रिमेन्स द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। इसको स्ट्रिक्ट से याद रखिए। इंडिया मूव्ड डाउन इन द रैंकिंग्स। लोअर रैंक मतलब क्लीनर एयर प्रोग्रेस, रैंक इज 6, इम्प्रूवमेंट है, बट वी नीड टू फोकस मोर ऑन क्लीन एनर्जी एंड क्लीन एयर। हु इज मीडिएटिंग इनडायरेक्ट पीस टॉक्स बिटवीन यूएसए एंड ईरान? सही आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। कंफर्म किया था यूएस के एनवी स्टीव विटकॉफ ने। ईरान इजराइल यूएस वॉर जो है वो 28 फरवरी 2026 को स्टार्ट हुआ था, और पाकिस्तान की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर इशाक दर ने कंफर्म किया इंडायरेक्ट टॉक्स को। ईरान अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करता है, और इसको स्ट्रिक्ट से याद रखिए। पाकिस्तान पीसस्तान, जो कि बिल्कुल नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे, पाकिस्तान ब्रिजेस यूएसए एंड ईरान।